गाइस, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। जो जो समय नज़दीक आ रहा है आपकी धड़कनें बढ़ी होगी। निश्चित रूप से हम लोग के समय में भी ऐसा ही होता था। जब मैं भी कोई तैयारी करती थी तो जो जो समय पास आता था तो फिर जो लगता था कि ये तैयार नहीं हुआ, ये तैयार नहीं हुआ। अभी आप लोग की भी ऐसी ही स्थिति होगी। तो चलिए, सर्वप्रथम ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं इस क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आज का जो मेरा सेशन है वह आपका यूनिट 9 है, हिंदी निबंध। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर जनवरी 2024-25, पेपर 2, सब्जेक्ट हिंदी, यूनिट सेक्शन 9, वन शॉर्ट वीडियो। आपके एक वीडियो में निबंध से संबंधित जितनी बातें होंगी वह मैं आपको की पॉइंट्स के रूप में बताऊंगी। तो आपने जो पढ़ा, आज तक पढ़ा, वो तो आपके ध्यान में है ही। अब जो मेन फोकस है कि कैसे एक वीडियो में हम जो की पॉइंट्स को देखते हैं वो जान लें, वो लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महा मैराथन रिवीजन आपका यूनिट 9 हिंदी निबंध का। चलिए, ये देखिए बच्चों, ये आपका सेक्शन 9 हिंदी निबंध। आपके सिलेबस में जो निबंध है उसका कलेक्शन यहाँ पर मैं एक साथ लेके आई हूँ, और यह इसलिए है ताकि आप जो निबंध आपके सिलेबस में है और उनके जो लेखक हैं उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर जो आपके निबंध हैं, भारतेंदु जी का दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बाल कृष्ण भट्ट शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, अध्यापक पूरन सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ राय का उत्तर फागुनी के आसपास, विवेकी राय जी का उठ जाग मुसाफिर, और नामवर सिंह जी का संस्कृति और सौंदर्य। तो यह कुल 11 निबंध आपके सिलेबस में है। तो आपको इसके राइटर का नाम एकदम कंठस्थ याद रखना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक बात और इशारा कर दूं कि मैंने पिछले वीडियो में लगभग जितने भी यहाँ पर लेखक दिख रहे हैं उनका मैंने पूरा परिचय भी बताया हुआ है। तो आप कोई भी सेक्शन तैयार करिए, कोई भी यूनिट तैयार करिए, तो जो उसके लेखक हैं उसकी जो रचनाएं हैं और उनका जन्म मरण, जन्म स्थान और जिस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठी करनी है और उसको स्मरण रखना है। आपने बहुत कुछ तैयार भी किया होगा, तो ये बातें भी आप मेनली याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर हिंदी निबंध और उसका प्रकाशन वर्ष लेके आई हूँ जो मुख्य रूप से पूछा जाता है। यहाँ पर भी एक बातें मैं हिंट करना चाहती हूँ। कभी कभी प्रश्न में आपका 3-4 निबंध लेके उसका प्रकाशन वर्ष दे दिया जाएगा और उसका क्रम पूछेगा, यह सही क्रम है कि नहीं, या कि कौन से ईयर में ये हुआ है। ठीक है, तो आपको ये प्रकाशन वर्ष एकदम से याद कर लेना है। इससे आपके 4-5 टाइप के प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। एक प्रकाशन वर्ष और जो क्रम से पूछा जाएगा वो, और इसके राइटर कौन है, नहीं, और ये कहाँ से संकलित है। ये सब 3-4 मुख्य पॉइंट्स जो थे आपको मैंने बताए, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, दिल्ली दरबार दर्पण सन 1877 ईस्वी, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है 1884 ईस्वी, शिव मूर्ति 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, शिव शंभू के चिट्ठे सन 1903 से 1907 के दौरान भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित, कविता क्या है 1909 ईस्वी, चिंतामणि भाग 1 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित, नाखून क्यों बढ़ते हैं 1951 ईस्वी, कल्पलता निबंध संग्रह से संकलित, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है 1986 ईस्वी, मजदूरी और प्रेम 2015, यह आपका कौशंबी प्रकाशन इलाहाबाद से यह प्रकाशित हुआ था, उत्तर फागुनी के आसपास 1969 ईस्वी, उठ जाग मुसाफिर 2012, जो आपका प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड से प्रकाशित हुआ था,
और संस्कृति और सौंदर्य 1956 ईस्वी, जो साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। ये बातें आपको विशेष रूप से याद रखनी है। अब चलिए एक एक करके जो ये हमारा 11 निबंध है उसके बारे में हम जानकारी ले लें। आपका जो निबंध का यूनिट है उसमें सबसे विशेषकर बात यही है कि उसमें कौन सी घटनाएं हैं। नहीं, आपने अगर ये निबंध नहीं पढ़ी है, ये जो 11 निबंध आपका दिया हुआ है इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि निबंध से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें बीच का प्रसंग उठाकर आपको पूछा जाता है यह प्रसंग किस पाठ से संकलित है, किस निबंध से संकलित है और किस संदर्भ में यह बात कही गई है। आपके जो नाटक हैं, उपन्यास है, वो आपका उसमें पात्र चित्रण या ये किसने कहा, किसके लिए था, ये ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो हमें ऑब्वियसली याद भी रहते हैं। अगर नाटक का ध्यान रहे तो पात्र के अनुसार ये हमें मतलब उसका वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि ये किसने कहा होगा। लेकिन निबंध में क्या होता है, अगर आप निबंध नहीं पढ़ेंगे तो उसमें किस निबंध में कौन सी पंक्ति किस संदर्भ में आई है इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। तो फिर बीच की पंक्ति उठाने से आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये कहाँ की पंक्ति है। नहीं, और परिचय के रूप में भी अगर आपने इसको पढ़ लिया नॉर्मली, अब बढ़ा बढ़ा के भी, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये पंक्ति किस निबंध से संकलित है, क्योंकि इसमें पात्र विश्लेषण तो होता नहीं है। अगर आप ये जान जाते हैं तो निबंध के लिए आप एकदम से सिक्योर हो जाएंगे कि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको उसके लिए आप तैयार रहेंगे। तो मेरी इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप 11 निबंध को जरूर पढ़ लीजिए। अभी आपके पास समय है, आज 4-5 दिन आपके पास सफिशिएंट हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो निबंध जरूर पढ़ लीजिएगा। और फिर से वही बात मैं दोहरा रही हूँ कि किसी भी यूनिट को मिस नहीं करना है और हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इससे सब यूनिट से अलग अलग प्रश्न आते हैं और एक भी यूनिट आपका मिस होता है तो फिर आप डाउनफॉल होते हैं। इस बात को भी, मेरी बातों को याद रखिएगा। चलिए अब एक एक कर हम निबंध का परिचय जान लें और उसे जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम जान लें। ठीक है, सबका प्रकाशन वर्ष आपने देख लिया। ये जो कलेक्शन है मैंने ये खुद का तैयार किया हुआ था, जो आपके लिए बहुत सहायक होगा। तो आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ी सी जल्दबाजी लिखने में हुई है, लेकिन आपको पूरी बातें समझ में आएगी। बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे। तो ये दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, जिनका जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था और मृत्यु 1888 ईस्वी। यह जो दिल्ली दरबार दर्पण है वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है। दिल्ली दरबार जो होता था भारत में ब्रिटिश द्वारा आयोजित सभा, जब सम्राट या महारानी उत्तराधिकार संभालते थे। ये बात आपको याद रखनी है। यह दिल्ली दरबार दर्पण किससे संदर्भित है? तो यह एक वर्णनात्मक शैली निबंध है और यह भारत में जब ब्रिटिश द्वारा कोई सभा आयोजित की जाती थी, जब उसके सम्राट या महारानी उत्तराधिकार संभालते थे, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था, राष्ट्रीय दरबार का। उसी से यह संबंधित यह निबंध है। उसी के बारे में यह जानकारी देता है कि किस रूप में उस दरबार को सजाया जाता था। तो यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं इसकी वो मैं आपको बता दूं। दिल्ली में राष्ट्रीय दरबार होता था, जो इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के राज तिलक की शोभा में सजते थे। ब्रिटिश साम्राज्य चरम काल में सन 1877 से 1911 के बीच 3 दरबार जो हुआ उसका वर्णन इसमें प्राप्त होता है। सन 1911 का दरबार एकमात्र ऐसा था जिसमें सम्राट स्वयं जॉर्ज पंचम आए थे। यह बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार दोहराए गए हैं। 3 मुख्य दरबार थे, इसमें जो वर्णन है और हमारे इतिहास में भी ये वर्णित है और ये प्रमाणित है कि 3 दरबार मुख्य रूप से हुए।
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दरबार कौन सा था? 1911 का। तो 1877 पहला दरबार, 1903 दूसरा दरबार और 1911 तीसरा दरबार। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आप देख लीजिए। दिल्ली दरबार दर्पण 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित हुए और पहला दरबार 1 जनवरी 1877 में लगा और उसके वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड लिटन। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी बार 1903 में दरबार लगा, जिसके वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और तीसरी दरबार कब लगी? 1911 में, जिसके वायसराय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। दूसरा आपका निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यह निबंध दिसंबर सन 1884 ईस्वी में बलिया के दादरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तैयार किया था। इसमें लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर जो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों का विकास करने, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी है कि यही सब कुछ तरीके हैं, कुछ रास्ते हैं जिससे हमारा जो भारत है उन्नति के शिखर पर अग्रसर हो सकता है। तो आप में ये बात आपको याद रखनी है कि ये कब किया था और कौन से घटना, कौन सी सभा में? बलिया के दादरी मेले के अवसर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तैयार किया था। ये दो बातें आपको विशेष रूप से याद रखनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में ददरी, कहीं ददरी कहीं दादरी मिलता है, बलिया में एक व्याख्यान दिया था जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया वाला भाषण नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब? नवंबर 1884 ईस्वी में। यही व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र जी ने दिसंबर 1884 में प्रकाशित करवाया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जिसमें उस समय का जो समय था कि भारत में जहाँ चारों तरफ अशिक्षा, बेरोजगारी, हर तरह से कुरीतियाँ और मतलब जो अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती थी और भारत गर्त में मतलब गिरते जा रहा था और जो जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे भारत की स्थिति को चूर चूर कर रहे थे, तहस नहस कर रहे थे, उस समय यह निबंध प्रेरणा स्रोत के रूप में हर भारतवासियों के हृदय में विराजमान था और इससे बहुत सारा मोटिवेशन हमारे भारतीयों को प्राप्त हुआ। ठीक है, ये उस संदर्भ में बहुत ही यह प्रासंगिक था और आज भी यह प्रासंगिक है कि इन सब बातों को अगर हम अपनाएं तो भारत की जो उन्नति है लगातार होती रहेगी। ठीक है, तीसरा जो निबंध है आपका शिव मूर्ति, जो प्रताप नारायण मिश्र जी का एक प्रमुख निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 24 सितंबर 1856 में हुआ था और इनका निधन 6 जुलाई 1894 ईस्वी में हुआ था। ये भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक, कवि और पत्रकार थे। भारतेंदु पर उनकी अनन्य श्रद्धा थी। वह अपने आप को उनका शिष्य कहते थे तथा देवता की भांति उनका स्मरण करते थे। भारतेंदु जैसी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण मिश्र जी यानी प्रताप नारायण मिश्र जी को प्रति भारतेंदु और या द्वितीय हरिश्चंद्र कहे जाने लगे थे। ठीक है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान उनका प्रसिद्ध नारा था। इनकी जो शैली थी वह वर्णनात्मक थी, विचारात्मक थी तथा हास्य व्यंग्यात्मक होने के कारण जिनकी जितनी भी रचनाएं थी बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी, लोगों को पसंद आती थी। प्रतीकात्मक शैली का वर्णन, शिव मूर्ति का जो प्रयोग है और उसमें उदासीनता से जो मुक्ति है उसका वर्णन इस निबंध में प्राप्त होता है। ठीक है, इसका असली नाम है ईश्वर की मूर्ति।
इसमें प्रतीक स्वरूप शिव मूर्ति का के दर्शन कराया गया है कि हमारा जो भारत का रूप है, जो सामाजिक व्यवस्था है, अगर हम क्या कहते हैं मूर्तिवत होकर रहेंगे तो फिर हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता, हम लक्ष्योन्मुख नहीं हो सकते। इस विषय वस्तु पर प्रताप नारायण मिश्र जी ने इस निबंध में हमें ध्यान हमारा आकर्षित किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसका व्याख्यान भी दिया है। प्रताप नारायण मिश्र उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बेलथर गांव के रहने वाले थे। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में लिखे गए इस निबंध में वहाँ की जो संस्कृति थी इस पाठ में निहित है। इस निबंध में भारतीय संस्कृति के प्रति उदासीन लोगों की खबर ली गई है कि हम मूर्तिवत होकर अगर चाहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और हम अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह उज्जवल है, हर तरह से उच्चतम है, तो फिर हमारी ये जो मनोवृत्ति है वह उदासीन क्यों? नहीं, मूर्तिवत होकर हम सारी चीज़ों को सिर्फ एक दर्शक बनकर देख रहे हैं और चाहते हैं भारत हमारा उन्नति करे, तो वह संभव नहीं है। तो इस निबंध में उस लोगों के प्रति भी क्या कहते हैं फटकार लगाई गई है कि ऐसा अगर आप करते हैं तो आप भारत के सही नागरिक नहीं हैं। ठीक है, अगला निबंध है आपका शिव शंभू के चिट्ठे, जो बाल मुकुंद गुप्त जी का एक प्रमुख निबंध है। शिव शंभू के कल्पित नाम से गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए 8 चिट्ठे लिखे थे। ठीक है, और यही शिव शंभू के चिट्ठे कहलाए। और लॉर्ड कर्जन जो हमारा ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख शासक वर्ग था, ये चिट्ठे उस समय की राजनीतिक गुलामी का, लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं का जितने सटीक रूप से प्रस्तुत करता है उतना कोई दूसरा अभिलेख नहीं करता है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के समय हमारी जो भारत की दुर्दशा थी वह इतिहास में भी वर्णित है, जो कि बहुत गलत थी। उसकी जो क्रूरताएं थी हम भारतीयों पर वह अविस्मरणीय है। उसने जो आघात हमें दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो उस समय ऐसी स्थिति थी ताकि कोई किसी भी ब्रिटिश शासक के बारे में बोलने से लोग डरते थे, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त जी ने इसका लॉर्ड कर्जन का जो रूप था, वास्तविक रूप था, उसकी क्रूरता का जो रूप था, उन्होंने बड़ी सटीक वर्णन अपने चिट्ठे में किया है। ठीक है, ये चिट्ठे 1903 से 1905 के मध्य भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। उस समय गुप्त जी ही भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे और व्यंग्य शैली में ये रचना की गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो माहौल था, भारत का माहौल था, ब्रिटिश शासन का जो रूप था, तो अगर सीधी सादी वो बात कही जाती तो वह उतनी आकर्षक नहीं होती जितनी कि व्यंग्य शैली में, क्योंकि उसकी जो कुछ कमजोरियाँ थी उसे व्यंग्य शैली में दिखाकर वह भारतवासियों को समझाना चाहते थे कि कैसे वह क्रूरता का प्रदर्शन करके हमारा शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कहाँ प्रकाशित हुई थी ये, भारत मित्र पत्रिका में, जिस समय गुप्त जी इस पत्रिका के संपादक थे। अगला निबंध है आपका कविता क्या है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रमुख निबंध है। कविता क्या है? निबंध में वे कहते हैं कि कविता ही मनुष्य के हृदय स्वार्थ संबंधों के जो सुरक्षित मंडल से ऊपर उठाकर लोगों के मतलब कि जो साधारण रूप है उससे ऊपर ले जाती है। ठीक है, जहाँ जगत की नाना गतिविधियों का मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यानी जब हम कविता की रचना करते हैं तो जो मार्मिक रूप है किसी भी विषय वस्तु का, हमको उसका आभास होता है और उसे हम अपने कल्पनाओं को शब्द देते हुए, अपने यथार्थ को शब्द देते हुए हम उसे कविता के रूप में उकेरते हैं। यह कविता का जो रूप है उसका वर्णन इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ठीक है, शुद्ध अनुभूतियों का साक्षात्कार होता है। 1909 में इस निबंध का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में किया गया था
और यह उनका प्रमुख निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 से लिया गया है। ठीक है। अगला निबंध है इनका हमारे सिलेबस का, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह इनका प्रसिद्ध नाटक है और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला। नाखून मनुष्य की आदिम हिंसक मनोवृत्ति का परिचायक है। नाखून बार बार बढ़ते हैं और मनुष्य उन्हें बार बार काट देता है तथा हिंसा से युक्त होने और सभ्य बनने का प्रयास करता है। यह एक ललित निबंध है। ठीक है। यह आप सोचेंगे इस निबंध को लिखने का क्या उद्देश्य होगा। यह निबंध हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं किसी भी विषय वस्तु का जो गंभीर चिंतन के रूप में वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। नाखून एक साधारण नाखून के बहाने वह एक बहुत ही सटीक विषय वस्तु से हमारा परिचय करवाते हैं कि नाखून का बढ़ना यह हमारा हिंसक मनोवृत्ति है, यानी इस मनोवृत्ति को हम कभी नहीं मार सकते, लेकिन और क्या कहते हैं हमारा जो मनुष्यत्व का रूप है, मानव कहते हैं कि बहुत सारे योनियों के बाद ये मानव जीवन प्राप्त होता है हमें, नहीं तो कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन हमारे में कुछ कमजोरियां हैं, पाशविक वृत्तियां हैं, लेकिन अगर उससे हम ऊपर उठ जाएं तो हम एक जो हमारा रूप प्राप्त है एक मनुष्य के रूप में, उसका सही वर्णन और चित्रण हम कर सकते हैं। तो हमारी जो प्रवृत्ति है उसे हम झुठला नहीं सकते, लेकिन हमारी जो मनुष्यता का सौहार्दपूर्ण रूप है वह भी हम निखारना है। तो दोनों का संतुलन बनाकर चलने से ही हमारी उन्नति है और हमारा सही रूप दर्शित है। और यह एक ललित निबंध है। अगला निबंध आपके सिलेबस का है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। यह बहुत ही संवेदनशील निबंध है जो विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित है। यह एक विचारात्मक निबंध है। आज की जो युवा पीढ़ी है उसका जो रूप है और जो जनरेशन गैप में जो हम रूप पाते हैं एक पिछली पीढ़ी और अगली पीढ़ी का, इस संदर्भ में यहाँ पर विचार व्यक्त किया गया है इस निबंध के माध्यम से। विद्या निवास मिश्र जी जो है बहुत ही संवेदनशील लेखक है। वे ऐसी विषय वस्तु को उठाते हैं जो हमारे समाज के यथार्थ रूप को प्रस्तुत करती है और ऐसे विषय वस्तु से हमारा परिचय कराती है जिस संदर्भ में अगर हम ध्यान नहीं दें तो एक सफल समाज का निर्माण, एक सुशिक्षित समाज का निर्माण हम नहीं कर सकते। तो इस निबंध में एक घटना के माध्यम से लेखक अपने कुछ विचार प्रकट करता है तथा अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और वही उत्तर हमारे जो प्रमुख विषय वस्तु है उसका लेखांकन कर देता है। लेखक का एक पुत्र जो किशोरावस्था का है एवं एक मेहमान लड़की रात को संगीत कार्यक्रम में जाते हैं और सुबह 4 बजे लौटकर आते हैं। इसी प्रसंग में लेखक को अपनी दादी की याद आती है और अनेक प्रश्न जेहन हृदय में उभरते हैं। यानी यहाँ पर मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, मतलब कुछ ऐसी बातें हमारे समाज में घटित हो रही है जिसे हम झुठला नहीं सकते। तो क्या वह हमारी सभ्यता है? क्या वही हमारी संस्कृति का परिचायक है? नहीं। अगर हमें उस चीज़ों पर ध्यान देना होगा। नहीं, हमारे राम का मुकुट जो हर तरह से हमने उसे संजो कर रखा है उसे भींगने से बचाना होगा। कुछ ऐसे प्रमुख फैसले हमें लेने होंगे। हम आने वाली पीढ़ी को, जो नवीन पीढ़ी है, उसको सचेत करना होगा कि अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर हमारा जो वास्तविक रूप है भारतवर्ष की संस्कृति का वह धूमिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर विचार इस निबंध में प्रस्तुत हुआ है। 8वां आपका निबंध है अगला, मजदूरी और प्रेम, जो अध्यापक पूरन सिंह जी का एक प्रमुख निबंध है और बहुत ही प्रसिद्ध निबंध। इनका नाम कहीं कहीं सरदार पूरन सिंह के नाम से भी आता है। तो अध्यापक पूरन सिंह आए या सरदार पूरन सिंह आए, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। इस निबंध में मजदूरी और प्रेम, यानी जो छोटे तबके के लोग हैं उन्हें जो अपने
काम के प्रति जो उसकी लगनशीलता है, उसके प्रति जो उसका प्रेम है, उसका चित्रण इस निबंध में उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श, यानी आज भी जहाँ विदेशों में आगे बढ़ने की होड़ लगी है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने काम के प्रति समर्पित है और उससे वह बहुत प्रेम करता है, और वही उसकी अपनी पहचान है और वह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इस निबंध में जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जो मजदूरी करने वाले होते हैं, जो हल चलाने वाले होते हैं, उसका जीवन शैली, गरीबी का जी, मजदूर की मजदूरी नहीं, मजदूरी से प्रेम, मजदूरी और कला, और मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली जो क्या कहते हैं रूप है, उसका वर्णन इस निबंध में प्राप्त होता है कि किस तरीके से वह अपने काम के प्रति समर्पित है और कैसे उसको अपने काम से प्रेम है। उसका वर्णन सरदार पूरन सिंह जी ने किया है, क्योंकि हमारा समाज जो है हर वर्ग के उत्थान से ही आगे बढ़ सकता है। किसी एक वर्ग की उपेक्षा अगर हम कर ले तो वास्तविक रूप से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ता। नहीं, हम अगर कहते हैं आज हम विकास के पथ पर हैं, तो उस विकास के पथ पर समाज के हर वर्ग को एक साथ लेकर चलना होगा। इस वर्ग की अगर हम उपेक्षा करते हैं तो एक वर्ग हमारा 3 ही भाग विकास के पथ पर होगा, एक वर्ग एक भाग हमारा क्या होगा, नीचे होगा, जिससे कि सही रूप में भारत की पहचान या विकास यात्रा सही रूप से सफल नहीं हो पाएगी। तो उसी के प्रति यहाँ पर अध्यापक पूरन सिंह जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, आपका अगला निबंध है उत्तर फागुनी के आसपास, जो कुबेरनाथ राय जी का एक निबंध है। और यह जो निबंध है, इनका जो जन्म हुआ है 26 मार्च 1937 और गाजीपुर में इनका जन्म हुआ है। और यह जो निबंध है 1976 में ये जो विषाद यात्रा संग्रह से ली गई है। ये बातें आपको याद रखनी है इस निबंध के संदर्भ में। यह निबंध ज्योतिषाचार से संबंधित है, यानी उत्तर फागुनी क्या होता है, वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र। ये प्रश्न बहुत बार दोहराया गया है, उसे ही क्या कहा जाता है, उत्तर फागुनी। तो यहाँ पर उत्तर फागुनी नक्षत्र के आसपास के स्वरूप का वर्णन इसमें प्राप्त होता है और यह ज्योतिषाचार से संबंधित है। यह एक ललित निबंध है। यह भी कौन सा निबंध है, ललित निबंध है। इसका जो निबंध, इनका निबंध जो भी होता है आत्मव्यंजक होता है और यह चर्चित जो इनके निबंध संग्रह हैं इसके बारे में आप जरूर याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न भी बहुत बार दोहराया गया है। ये हमारे कुबेरनाथ राय जी का चर्चित निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी और आखेटक। यह कवि महाकवि की तर्जनी, दृष्टि, अभिसार, विषाद योग और वर्षा की वाणी का समीक्षात्मक रूप। ठीक है, इस निबंध की भाषा जो है खड़ी बोली हिंदी है। संस्कृत के तत्सम शब्द इसमें मिश्रित हैं। किसमें, उत्तर फागुनी के आसपास निबंध में। मनुष्य जीव और ऋतु और नक्षत्रों से किस प्रकार संबंधित होता है और किस प्रकार उसके जीवन में उसका असर होता है, इसी का वर्णन इस निबंध में प्राप्त होता है। मैंने पहले ही बताया कि यह ज्योतिष से संबंधित निबंध है। मनुष्य जाति का ऋतुओं और नक्षत्रों से किस प्रकार संबंध है और उसका कैसे सीधा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है और कैसे उसे एक सांकेतिक रूप में रखकर अपने जीवन यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर क्षेत्र में उससे अपनी तुलना करते हुए उससे तारतम्य में बैठाते हैं। इसी का वर्णन इस निबंध में प्राप्त होता है। ठीक है, अगला निबंध आपका है उठ जाग मुसाफिर, जो विवेकी राय जी का एक प्रमुख निबंध है। इसमें मुहावरों एवं लोकोक्तियों का बहुत ज़्यादा वर्णन है। इनका जन्म मैनापुरी 2012 ईस्वी में हुआ था। इसमें उठ जाग मुसाफिर में 10 निबंध संग्रहित हैं। 1924 में इनका जन्म हुआ था, 19 नवंबर 1924 को, और 24 नवंबर 2014 में इनका निधन हुआ था। यह एक ललित निबंध है। निबंध काल में
इनकी गिनती होती है विवेकी राय जी की मुख्य रूप से, एवं इनकी तुलना हजारी प्रसाद द्विवेदी से की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि यह भी प्रश्न दोहराया गया है। ग्रामीण परिवेश की ज़्यादा रचना इन्होंने की। इस निबंध में जीवन की विसंगतियों के बीच अस्मिता की खोज दिखाई पड़ती है। यहाँ एक प्रसंग के माध्यम से यह दिखाया गया है कि जीवन में जितनी विसंगतियाँ हैं और उसी के बीच में हम अपनी अस्मिता की को कैसे बचा कर रखें, इसी का चित्रण इस निबंध में प्राप्त हुआ है। उठ जाग मुसाफिर, यानी कैसी भी परिस्थिति है आपको अपनी पहचान बना कर रखनी है, नहीं उसी में हमें अपना अस्तित्व खोज कर निकालना है और खुद को स्थापित करना होता है। इनका जो चर्चित निबंध है मनबोध, मास्टर की डायरी, गवई, गंद गुलाब, फिर बैतलवार डाल पर, आस्था और चिंतन, उठ जाग मुसाफिर आदि। इस निबंध का जो केंद्र बिंदु है, दो केंद्र बिंदु है, जगदीश बाबू का जीवन और उनकी यादें। ठीक है, अनेक रूप से इसकी चर्चा की गई है। जगदीश बाबू मास्टर जी के नाम से इस निबंध में उनका पात्र परिचय प्राप्त होता है। और दूसरा है तर्कपूर्ण विचारों के साथ जीवन और के मूल्यों को निर्वाह करना, और साथ ही साथ राष्ट्र जागरण और भारत माता बनाम आत्म जागरण का रूप भी इस निबंध में आपको दिखाई पड़ेगा। तो अब मैंने शुरू में ही बोला कि जितने भी निबंध हैं आपके सिलेबस में, उसको आपको ज़रूर पढ़ लेना है ताकि उसकी विषय वस्तु और हर एक पंक्ति की जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। और इस संदर्भ में ढेरों प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, ये आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके सिलेबस का अंतिम जो निबंध है वह हमारा संस्कृति और सौंदर्य है, जो नामवर सिंह जी का एक प्रमुख निबंध है। ठीक है, और यह दूसरी परंपरा की खोज संग्रह से ली गई है जो 1982 में प्रकाशित हुआ था। नामवर सिंह जी का जन्म 1926 और निधन 2019 है। नामवर सिंह एक कुशल आलोचक भी थे, यानी निबंधकार के साथ साथ एक कुशल आलोचक भी थे। इस अष्टाध्यायी संस्करण में 8 निबंध हैं, यानी 8 अध्याय का ये संस्करण है और इसमें 8 निबंध हैं, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जो उनके गुरु थे उनके लेखों का व्याख्यात्मक लेख है। तो यहाँ पर आपको 2 बातें पता चली स्पेशली कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और उनकी रचनाओं का उन्होंने व्याख्यात्मक रूप प्रस्तुत किया है। द्विवेदी जी के साहित्य में संस्कृति और सौंदर्य के प्रति विचार एवं अन्य लेखक जैसे कालिदास, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, दिनकर, निराला आदि लेखकों के जो मन विचारों की जो आलोचनात्मक व्याख्या है उसमें इन्होंने इस निबंध में उसका वर्णन भी उन्होंने किया है। इसमें इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है, उनकी व्याख्या की है। अशोक भी अपने स्मृति में उन्होंने ऐसा स्थान दिया है जिससे एक अलग विषय वस्तु की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसमें इन्होंने दिनकर, अज्ञे, गोविंद पांडे के विचारों की भी चर्चा की है। केवल एक आचार्य का विचार मानने की परंपरा का इन्होंने विरोध किया है, यानी इनकी रचनाओं में जो इतने लेखकों और रचनाकारों का वर्णन है, इससे यह अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि एक केवल एक आचार्य का विचार मानने की परंपरा का उन्होंने खंडन किया है। ठीक है, उन्होंने साथ ही साथ रहस्यवाद एवं भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की भी चर्चा अपने निबंध में की है। यानी 8 संस्करण का यह जो निबंध है उनका, तो अब उनकी संस्कृति और सौंदर्य के रूप को उन्होंने विभिन्न रचनाकारों के जो भेद मत हैं उनका उन्होंने यहाँ पर समर्थन किया है, और उसका जो रूप अलग अलग रूप संदर्भित रूप है उसका उन्होंने इसमें चित्रण किया है। तो ये इसीलिए अपने आप में यह एक प्रमुख निबंध के रूप में हमारे साहित्य में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपके निबंध का
पूरा व्याख्यान हमने आपको दिया, जो की पॉइंट्स थे, जो महत्वपूर्ण बातें थी, उसकी जानकारी मैंने आपको दी। और पुनः मैं आपसे एक बार फिर से कह रही हूँ कि 11 निबंध को आप सरसरी निगाह से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि उसकी सारी विषय वस्तु की जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आशा करती हूँ इस निबंध के यूनिट में मैं आपकी सहायक हुई होंगी। अगली वीडियो में आपका अंतिम यूनिट आत्मकथा, जीवनी एवं अन्य गतिविधियाँ का जो सेक्शन है वह मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि फिर हर जगह मैं आपके हेल्प के लिए खड़ी रह सकूं, और भी ज़्यादा उत्साह के साथ और मेहनत के साथ। बाय।